हेलो। ओके, हाँ, अगर आप में से कोई भी एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और उसके साथ-साथ स्क्रीन भी जो है वो प्रॉपर्ली आपको नज़र आ रही है, तो हम स्टार्ट कर देंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, सैरिश। जी सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। सही। देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिफ्रैक्शन की और हमने डिफ्रैक्शन की बेसिक्स देख ली थी। हमने थोड़ा-सा ज़िक्र कर दिया था किसका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ठीक है? आज हम यहीं से जो है वो आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कुछ रिलेशंस की। देखिए, पहली बात, अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको याद रहा, देखिए ग्रेटिंग का मतलब ही क्या होता है? ग्रेटिंग का मतलब होता है कि चीज़ को स्लाइस में कन्वर्ट कर देना। मेरे ख्याल से इस बात में ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की है। अगर किचन में जाते हैं तो वो एक ग्रेटर होता है। देखिए, शायद यही कहते हैं मेरे ख्याल से, जिससे आप जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी जो है वो डाइसेस, स्लाइसेस जो है वो बना लेते हैं। ग्रेटिंग का मतलब होता है कि चीज को थिन फाइन लाइंस में जो है वो डिवाइड कर देना। हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्यों बनाई? क्योंकि डिफ्रैक्शन की एक ही रिक्वायरमेंट थी, वेवलेंथ ऑफ द वेव और थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल कंपेरेबल हो जाए, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। लिहाजा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल काम था। लिहाजा हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाई, जिसमें तकरीबन 1 सेंटीमीटर में हम 2000 लाइनें तक बनाते थे। फर्स्ट करें, मेरे पास एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये रही। मैंने इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे बहुत सारी लाइंस जो है वो रोल की। आपको याद होगा, जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये ओपेक है। इनके दरमियान का जो रीजन है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसी है, अगर मैं इस ग्रेटिंग को ऐसे कर दूंगा तो अब मुझे क्या नजर आएगा? सिर्फ ओपेक ट्रांसपेरेंट, ओपेक ट्रांसपेरेंट, ओपेक ट्रांसपेरेंट। मुझे सिर्फ स्लिट्स बनती हुई जो है वो नजर आएंगी। तो मैं वो स्लिट्स यहां पर बना देता हूँ। कुछ इस तरह का पैटर्न देखें मुझे नजर आएगा। थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं ताकि आप आराम से जो है वो समझ पाए। चल, फर्स्ट करना, आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। ये जो ब्लू लाइंस बनी हुई है ये ओपेक लाइंस हैं, और जो ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहा है, यानी जहां पर कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। ये जो ओपेक लाइन है, इसकी विड्थ को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल ए से। और जो ट्रांसपेरेंट है इसको मैं कह देता हूँ बी। ये जो ए और बी मिलके है, ये हमारे लिए कहलाता था स्मॉल डी, जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते थे। ठीक। अब देखिए होगा क्या। आपके पास बहुत सारी रेज हो, देखिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है। इंटरफेरेंस में सिर्फ आप दो वेव फ्रंट की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन में कि जब सारे वेव फ्रंट इंटरफेयर करेंगे तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएगा। अब अगर मैं यहां पर सिर्फ दो रेज बनाता हूं, फर्स्ट कर लें, एक रे ऑफ लाइट ये वाली है, जिस तक गई, इसने इस ऑब्स्टिकल की एज को हिट किया, तो ये इसके अक्रॉस बैंड होगी कुछ इस तरह। ठीक। एक रे ऑफ लाइट मेरे पास ये वाली है, जो यहां से ट्रेवल कर रही है, इसे हिट करेगी, हिट करके यहां पर जाएगी।
याद रखिएगा ये रेज ऑफ लाइट तमाम एजेस को हिट करके नीचे भी बैंड होंगी, ऊपर भी बैंड होंगी। मैं सिर्फ दो बना रहा हूं, तो या तो मैं ऊपर जाती हुई बना दूं या मैं नीचे जाती हुई बना दूं, फर्क इससे हमें कोई नहीं पड़ता। अब ये दोनों वेव को अगर आप गौर से देखें, तो इन दोनों के रास्ते में अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस आके रखूं, और मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यहाँ लाके रखा इस तरह, मैंने इनके रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस लाके रखा, नतीजा क्या होगा, ये दोनों रेज जो है वो कन्वर्ज होंगी। और जब ये दोनों कन्वर्ज होंगी, तो आपको याद है कि अगर रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे अगर मैं इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान लूं, तो तमाम रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती थी, जिस पॉइंट को हम नाम देते थे किसका, प्रिंसिपल फोकस का। तो ये यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, और यहाँ पर कन्वर्ज होने के नतीजे में आपको जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नजर आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों रेस को गौर से देखें, तो आप शायद इस बात से एग्री करेंगे कि रेड का डिस्टेंस ज्यादा है। जो मेरे पास रेड बीम है, रे है, उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, और जो पर्पल है उसका डिस्टेंस कम है। अगर हम बात करते हैं पार्ट डिफरेंस की, तो ये R1 है, ये R2 है। हमें याद है पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय R1 माइनस R2। हम क्या करते थे, हम हमेशा ज्यादा में से कम को जो है वो माइनस किया करते थे। हम हमेशा से ज्यादा में से कम को माइनस करते थे, ठीक। मैं थोड़ी सी सिर्फ डायग्राम एडजस्ट कर दूं। ठीक, तो पार्ट डिफरेंस हो गया R1 माइनस R2। शायद आपको इसका ग्राफिकल मेथड याद हो। ग्राफिकल मेथड क्या होता था, आप कम से ज्यादा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। अगर मैं कम से ज्यादा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो R2 कम है, मुझे नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अगर इस पॉइंट को मैं A कह दूं, इस पॉइंट को B कह दूं, इस पॉइंट को C कह दूं, तो आपको एग्री करना चाहिए कि जो A से C है, वो A से C इज बेसिकली पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस जो है वो निकाला कैसे जाएगा। देखिए, रे अगर डेविएट नहीं होती, तो वो स्ट्रेट जाती कुछ इस तरह, कितने एंगल पे गई, थीटा पे। अगर ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं शायद आप समझ पाए, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा। क्योंकि जो ब्लू लाइन है सॉलिड, और जो रेड डॉटेड लाइन है वो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री है। अगर उस 90 में एक एंगल थीटा है, तो दूसरा बनेगा 90 माइनस थीटा। या आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो जो एंगल यहां पर बनेगा, वो एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी आपके लिए नई नहीं है, हमने यंग डबल स्लिट में ऑलरेडी जो है वो इस्तेमाल की। वैसे फर्क है, यंग डबल स्लिट में मैंने रेज ऊपर बनाई थी, यहाँ मैंने नीचे बना दी। अब यहाँ पर भी चाहे तो आप ऊपर बना दीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, मैं उस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल के बना देता हूँ, और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री सी पे बन रहा है। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी। ए और बी का मुझे मतलब याद है, ये ग्रेडिंग एलिमेंट है डी। ए और सी में लिए क्या है, पार्ट डिफरेंस। और बी पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा। हमें याद है 90 के सामने जो साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। हम एक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, और वो रेशियो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर का मतलब क्या बन गया, पार्ट डिफरेंस। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, डी। तो यहां पर भी पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन क्या बनेगी, पार्ट डिफरेंस इक्वल डी साइन थीटा, ठीक। अब एक जुमला सुन लें, याद कर लीजिए, एप्टीट्यूड में शायद काम आए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काम आएगा, शायद काम आ जाए, क्योंकि बुक रीड करेंगे ना, वहां पर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल जो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी उसमें वो बात एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ सुन ले, ताकि मैं टॉपिक आज वाइंड अप करूं। क्योंकि एप्टीट्यूड के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, एमकेट अलामा के कुछ बच्चों ने बुक रीड की थी, तो उन्होंने खासतौर पे पूछा था, तो मैंने पूरी एक क्लास लगा के उनको समझाया, आपको भी समझा दूंगा। फिलहाल सिर्फ सुन लीजिए। देखिए, जब आप बात करते हैं ना डिफ्रैक्शन की, तो किताब में आपको एक टॉपिक मिलेगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो डिफ्रैक्शन में पढ़ा रहा हूँ, ये कहलाती है मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन।
मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, जिसको आप रिप्लेस करते हैं एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन में आप कभी भी डार्क की बात नहीं करेंगे, हमेशा ब्राइट की बात करेंगे, लिहाजा एम प्लस हाफ लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा डिफ्रैक्शन में इक्वेशन होती नहीं है, हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे कभी। जब भी वो जुमला इस्तेमाल करेंगे डिफ्रैक्शन, मेरे जहन में आ जाएगा एम लैम्डा यूज करना है। अब क्या कह रहा हूं, जब आप बात करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की, तो स्क्रीन पर बैंड आपको ऐसे नजर आएंगे। याद है इंटरफेरेंस के लिए मैं कहता था कि इंटरफेरेंस के जो बैंड्स होते हैं उनकी विड्थ एक जैसी होती है, उनकी इंटेंसिटी भी एक जैसी होती है। ऑल बैंड्स आर एक्चुअली आइडेंटिकल। लिहाजा अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी के लिए, मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बनाता हूं, बल्कि यही बनाता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। फर्स्ट कर लें ये स्क्रीन हो गई, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटेंसिटी को। अब देखिए यंग डबल स्लिट में बैंड बनता कैसा है, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट, तो कुछ इंटेंसिटी होगी, फिर इंटेंसिटी कम होगी, फिर इंटेंसिटी होगी, फिर इंटेंसिटी कम होगी, फिर कम होगी। अब बिल्कुल इसके नीचे आप सेम पैटर्न बना सकते हैं। आपको नजर क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी है, सबकी इंटेंसिटी आइडेंटिकल है, और सिर्फ यही नहीं, सबकी थिकनेस भी कैसी है, एक जैसी। इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनते हैं तो उनमें बैंड्स की थिकनेस भी एक जैसी होती है, उनकी ब्राइटनेस भी एक जैसी होती है। लेकिन जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करेंगे तो अब जरा फर्क देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे लिए वंस अगेन इंटेंसिटी है, ये लाइन मेरे लिए वंस अगेन जो है वो इंटेंसिटी है, तो देखिए पैटर्न कुछ इस तरह का बनेगा। आपको एक चीज, दो चीजें नजर आनी चाहिए, एक तो इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है, जो सेंटर है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अप डाउन कम हुई, यहाँ पर और कम हुई, यहाँ पर और कम हो गए, एक तो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, विड्थ ऑफ द बैंड, सेंटर की विड्थ मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैं शायद इसको बहुत ज्यादा सिमेट्रिक जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाया, लेकिन आप में से मेजोरिटी को जो है वो समझ में आना चाहिए कि जो विड्थ होगी ना, ये आपके पास एक जैसी नहीं होगी, सेंटर की ज्यादा होगी, ऊपर जाएंगे कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में ये बुनियादी फर्क है। ये जो डिफ्रैक्शन बनी हुई है ये कहलाती है मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन। सेंटर के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, 0, यहाँ पर एम क्या होगा 1, यहाँ पर एम क्या होगा 2, वंस अगेन यहाँ भी एम होगा 1 और यहाँ भी एम क्या होगा 2। अगर ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हुई तो याद रखिएगा जहां पर एम 0 है वो तो ब्राइट होगा, एम इक्वल 1 डार्क होगा, एम इक्वल 2 डार्क होगा, एम इक्वल 3 डार्क होगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन का ये बुनियादी फर्क है। थ्योरी में शायद आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ना पढ़ा हो, मेरा मेरा ऐसा ख्याल है, नॉर्मली फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, एग्री कर लेंगे, नहीं पढ़ा हुआ कम से कम ये रूल याद कर लीजिए, जितनी डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, जितने न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, दे ऑल आर फॉर मल्टी स्लिट। और मल्टी स्लिट्स के अंदर m इक्वल 0 इज ब्राइट, m इक्वल 1 इज ब्राइट, m इक्वल 2 इज ब्राइट, m इक्वल 3 इज ब्राइट, वो सब ब्राइट के लिए। अगर क्वेश्चन में कभी खुदा न खास्ता लव इस्तेमाल हो गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो m इक्वल 0 इज ब्राइट बट 1 इज डार्क, 2 इज डार्क, 3 इज डार्क, 0 के ऊपर भी और 0 के नीचे भी। फिलहाल चीजों को सिंपल रखिए, जब कभी भी, अब आप सिंगल स्लिट को एक लम्हे के लिए भूल जाइए, आपने क्या याद रखना है, डिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस इज डी साइन थीटा विच इज ऑलवेज एम लैम्डा। सेंटर के लिए एम 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एम 1 होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए एम 2 होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए एम 3 होगा। अब ये जो डिफ्रैक्शन में बैंड्स बनेंगे, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने बैंड बन सकते हैं। देखें ये जो थीटा है, कोई मुझे बता सकते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अगर कोई भी बच्चा आप में से जो है वो जल्दी से बता दें कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? बताओ। 90 डिग्री।
हाँ, ये तो थीटा की 90 होगी। साइन 90 कितना होता है? 1। देखिए अगर आप जो है वो बात करते हैं साइन फंक्शन की, तो याद रखिएगा साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, क्योंकि वो 1 से -1 तक जा रहा होता है। ठीक है, अगर मुझे ये मालूम करना है कि मैक्सिमम कितने बैंड बनेंगे, तो मुझे ये पता है कि थीटा बढ़ते बढ़ते 90 तक जा सकता है। तो फॉर मैक्सिमम ऑर्डर, इसको थोड़ा बेहतर बना देता हूं। फॉर मैक्सिमम ऑर्डर, ऑर्डर से मुराद होती है एम। जीरो ऑर्डर एम इज 0, फर्स्ट ऑर्डर एम इज 1। तो अगर मुझे मैक्सिमम ऑर्डर चाहिए, यानी मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम चाहिए, तो फॉर्मूला होगा एम लैम्डा इक्वल डी, क्योंकि इसके लिए मुझे साइन थीटा को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा? 1। तो एम क्या बन जाएगा? डी ओवर लैम्डा। अब फर्ज करें आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एम की वैल्यू आ गई मेरे पास 4.5, तो मैक्सिमम ऑर्डर इज 4। यहाँ पर वैल्यू को आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। अगर वो 4.5 है तो 4 बनेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम ऑर्डर इज 4, तो इसका मतलब ये होगा सेंटर से 4 बैंड ऊपर बनेंगे, 4 बैंड नीचे बनेंगे। तो बता सकते हैं टोटल बैंड कितने बनेंगे? जी जी सुना। सर टोटल 9 बनेंगे। टोटल 9 बैंड्स बनेंगे। ये एक अच्छा एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है। अगर आपने ऑर्डर निकाला 3, अब वो ये ना पूछे ऑर्डर क्या, वो ये पूछे मैक्सिमम कितने बैंड बनेंगे, आंसर वुड बी 7। क्यों? 3 बैंड ऊपर बनेंगे, 3 बैंड नीचे बनेंगे और सेंटर वाला एक बैंड होगा। तो टोटल आपको 7 बैंड जो है वो नजर आएंगे। अगर आप बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, तो आपने 2 टाइप की डिफ्रैक्शन पढ़ी। एक आपके पास कहलाती थी क्या? फ्रेस्नेल। और एक कहलाती थी क्या? फ्रॉनहोफर। फर्क क्या था? अगर मेरे पास ऑब्स्टिकल और सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस में, तो याद है जब सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है तो वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? प्लेन या स्फेरिकल? अगर कोई भी क्विकली जो है वो आंसर कर दे। अगर सोर्स जो है वो फाइनाइट हो तो जी सुमैया, स्फेरिकल बनता है। स्फेरिकल बनते हैं। ठीक है, अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी तो स्फेरिकल, और स्फेरिकल वेव फ्रंट पे रेस ऐसी बनती थी डाइवर्जिंग। तो जो रेज बनेंगी वो रेज ऐसी बनेंगी। आफ्टर डिफ्रैक्शन ये तमाम की तमाम रेज जो है वो एक ही पॉइंट पे आपको कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी, किसी लेंस को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ये डिफ्रैक्शन कहलाती है फ्रेस्नेल। अब फ्रेस्नेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हुए? एक तो सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। वेव फ्रंट जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे, जिसे आप स्फेरिकल भी कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर किसी लेंस की आपकी नीड नहीं है। अलबत्ता फ्रॉनहोफर में क्या होगा? अगर सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, अगर आपको ये बात याद आती है कि फाइनाइट का मतलब स्फेरिकल होता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट का मतलब प्लेन होता है। तो प्लेन वेव फ्रंट पे जब आप रेज बनाते थे वो एक दूसरे के पैरेलल बनती थी, कुछ ऐसी। तो जब ये डिफ्रैक्ट होंगी तो अगेन वेव फ्रंट पैरेलल ही बनेंगे। मुझे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लाकर रखना पड़ेगा, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। यानी फ्रॉनहोफर में आपके पास सोर्स जो है वो एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, वेव फ्रंट आपके पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे, और मोर ओवर यू विल बी नीडिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आप लेबोरेटरी के अंदर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करना चाहें तो एक काम किया जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम सोर्स रखते हैं और इसके रास्ते में कॉन्वेक्स लेंस लाके रख देता है। क्यों? क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्जिंग होंगी, कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी, तो एक दूसरे के क्या बन जाएंगी? पैरेलल। और अब तो आपको याद होगा इस लेंस को कॉलीमेटर कहते हैं, जो रेज को क्या बना दे? पैरेलल बना दे। हमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन
के ट्रेड्स मालूम होने चाहिए, हमें फ्राउनहोफर पता होना चाहिए, हमें जो है वो ये बात मालूम होनी चाहिए कि डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा है, और सिंगल स्लिट में और मल्टी स्लिट में बुनियादी फर्क क्या है, दोनों का सेंटर ब्राइट होगा। सिंगल स्लिट के केस में 1 2 3 के ऊपर आपको डार्क नजर आएगा, और मल्टी स्लिट में एम इक्वल 1 इज ब्राइट, एम इक्वल 2 इज ब्राइट ग्राफ जो है वो आपके सामने बना हुआ है। ठीक, अच्छा, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो तकरीबन 20 मिनट मौजूद है, पहले मैं थ्योरी खत्म करा दूं फिर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा। देखिए, डिफ्रैक्शन में आप एक खास डिफ्रैक्शन पढ़ा करते थे जिसको हम नाम देते थे किसका, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। ये बताइए, क्या मैं एक अच्छे ग्रेटिंग से, अच्छे ग्रेटिंग का क्या मतलब है, जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 2000 लाइन हो, जिसका मतलब होता है ग्रेडिंग एलिमेंट इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। इससे मैं लाइट को बड़ी कामयाबी से डिफ्रेक्ट करवाता रहा। मेरा सवाल ये है, क्या मैं इससे एक्सरे को डिफ्रेक्ट करवा सकता हूं? अगर कोई भी बच्चा जो है वो जवाब देना चाहे। जी, क्या मैं इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक्सरेज को डिफ्रेक्ट करवा सकता हूं? जी सुमैया। सर नो, मेरे ख्याल में, क्योंकि वेवलेंथ और थिकनेस ऑफ ऑब्स्टेकल जो है वो कंपेरेबल नहीं है, इसलिए। बिल्कुल सही कह रही। सुमैया कहती हैं कि सर जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ तो 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर्स। अब ये 10 पावर माइनस 10 और ये 10 पावर माइनस 6 कंपेरेबल नहीं है, तो याद रखिएगा एक अच्छे से अच्छा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिससे आप लाइट को डिफ्रेक्ट करवा लेते हैं वो एक्सरे को डिफ्रेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम है। लिहाजा अगर आप एक्सरे को डिफ्रेक्ट करवाना चाहें तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सॉल्ट क्रिस्टल्स। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट क्रिस्टल। क्यों? शायद आप में से मेजॉरिटी के जहन में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में शायद आप पढ़ते हैं जहां पे आप वो यूनिट सेल्स पढ़ा करते थे, तो आपको शायद याद आए कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल देखें तो वो यूनिट सेल जो है वो क्यूबिकल इन शेप होता था। ठीक है, वो यूनिट सेल कुछ ऐसी शेप जो है वो एक्वायर करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो यूनिट सेल होता था। ठीक है, अच्छा, इस यूनिट सेल में खास बात क्या है, आपको दोनों एंड पे हमेशा ऑपोजिट आइन नजर आएंगे। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव है। तो फर्स्ट कर लें, सोडियम यहां पर होगा, सोडियम यहां पर होगा, सोडियम इधर होगा और सोडियम इधर होगा। दूसरा हमारे पास क्लोराइड होना चाहिए। फर्स्ट कर लें, ये क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है और यहाँ पर भी क्लोराइड है। इन दो आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है किसका, बॉन्ड लेंथ का। मैं इसको डिनोट कर देता हूं डी से। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, वो नाम क्या क्या है देखें। डी से हमारी मुराद होती है क्या, बॉन्ड लेंथ। इसी को एक नाम और दिया जाता है लैटिस कांस्टेंट। शायद वो आपको क्रिस्टलाइन लैटिस जो है वो याद हो, बॉन्ड लेंथ, लैटिस कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन आयंस, और इसी को कहा जाता है क्या, ग्रेटिंग एलिमेंट। क्यों ग्रेटिंग एलिमेंट कह रहे हैं, जो आयन है वो लाइट के लिए ओपेक है, लेकिन उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लाइट के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट। और शायद आपको ये बात याद हो कि सोडियम क्लोराइड के लिए ये जो डी है ये तकरीबन 2.81 एंगस्ट्रॉम होता है। मैं 2.8 खाली लिख देता हूँ, 2.8 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब दिस इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। लिहाजा आप सॉल्ट क्रिस्टल से एक्सरे को बआसानी डिफ्रेक्ट करवा सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं एक बहुत बड़ा जो है वो सॉल्ट क्रिस्टल लूं तो वो सॉल्ट क्रिस्टल मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा।
अगर सारे आपको एक साइज के लग भी ना रहे हो ना, तो आप मान लीजिएगा कि सब जो है वो एक साइज के हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। अब हो क्या रहा है, मेरे पास सॉल्ट क्रिस्टल है, उस सॉल्ट क्रिस्टल का मैं सिर्फ फ्रंट फेस देख रहा हूं। तो जब आप सोडियम क्लोराइड का फ्रंट फेस देखेंगे तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो फ्रंट फेस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर नजर आएगा, ये वाला, जिसको मैंने आप येलो कलर से शेड कर दिया। मुझे सिर्फ ये वाला फेस नजर आएगा जिसमें आपको दो सोडियम और दो क्लोराइड नजर आएंगे। तो आप देखिए सूरत ऐसी बननी चाहिए, सोडियम यहां पर होगा, सोडियम यहां पर होगा, ये सब जो है वो ऑल्टरनेट चलेंगे। ये सारे सोडियम आयंस हो गए और फिर इनके दरमियान जो है वो मुझे क्लोराइड आयंस जो है वो नजर आएंगे। अब अगर आप देखें तो ये जो पूरा आपके सामने बना है बेसिकली ग्रेटिंग है। अगर आप इसको वर्टिकली रख दें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज ओपेक, क्लोराइड इज ओपेक, बीच में ट्रांसपेरेंट है। तो बिल्कुल आपको ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह की जो है वो एक सूरत हाल जो है वो नजर आएगी। इसको थोड़ा नीचे कर लूं ताकि हमारे पास स्पेस हो। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगी कैसे। सबसे पहली चीज जो आपने नोट करने दी है वो ये कि दो आयंस के दरमियान के डिस्टेंस को मैं ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डी का नाम देता हूं। फर्ज कर लें एक रे ऑफ लाइट है जो इस सोडियम आयन को यहां पर हिट करती है, इसके अक्रॉस जो है वो जब डिफ्रैक्ट होगी, तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें ये आपके पास सोडियम आयन है, जब रेस को हिट करेगी तो डिफ्रैक्शन का मतलब इसके अक्रॉस स्प्रेड होगी। तो अब वो मुझे यहां से बाहर निकलती हुई जो है वो नजर आएगी कुछ इस तरह। जो दूसरी रे है वो दूसरी रे वो होगी जो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी और इस सोडियम को जो है वो हिट करेगी, यहां से जो है वो बाहर निकलेगी कुछ इस तरीके से। सही। अब अगर आप इन दोनों रेस को देखें तो इन दोनों रेस में से आप इस बात से एग्री करेंगे जो पर्पल रे है ना वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि बाहर के दोनों डिस्टेंसेस तो बराबर है। बाहर के दोनों डिस्टेंसेस क्यों बराबर है, मैंने बराबर कर भी देता हूं, ये देखा। बाहर के दोनों डिस्टेंसेस जो है वो बराबर होंगे। असल जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस होगा इस सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहां पर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं मैं बी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी। तो मेरे नजदीक जो ए से सी है ना, दिस इज पार्ट डिफरेंस। जरा इस पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डायग्राम को बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जो है वो रिलेट कर पाए। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल वापस कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं उस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल के बनाता हूं। उस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री बन रहा है पॉइंट सी के ऊपर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ऑलमोस्ट वही वर्किंग है जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। बी से लेके सी तक मेरे लिए पार्ट डिफरेंस है। फिलहाल मैं इसको पार्ट डिफरेंस नहीं लिखता, चलो बल्कि लिख भी देता हूँ, ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक। और ए से लेके बी तक मेरे लिए क्या है, ग्रेडिंग एलिमेंट। ए पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा। दोबारा आप रेशियो अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पार्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा। कोई नई चीज तो नहीं है, क्योंकि आज ही क्लास में आपने देखा कि डिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है। अब मैं इसको पार्ट डिफरेंस लिखने से अवॉइड क्यों कर रहा हूं, मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। तो मैं सारे पार्ट डिफरेंस की जगह पर अब सिर्फ लिख देता हूं क्या, बी टेल सी। देखिए यहां पर पार्ट डिफरेंस दो दफा है, एक दफा रे के आने में और एक दफा जाने में। अगर आप देखें तो एक परपेंडिकुलर यहां भी तो बन सकता है। तो जो बी से डी है वो भी क्या बन जाएगा, पार्ट डिफरेंस। क्रिस्टल का मतलब ही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। अगर मैं सिमेट्री को इस्तेमाल करूं तो मैं कह सकता हूं जितना डिस्टेंस बी से सी तक है
उतना ही बी से डी भी होगा, जो कि क्या किसके बराबर है, डी साइन थीटा के। तो जो पार्ट डिफरेंस है असल में, वो पार्ट डिफरेंस आपके पास बराबर होगा बी से सी प्लस बी से डी, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, जिसका मतलब बन जाएगा क्या, 2d साइन थीटा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम नाम दिया करते हैं किसका, ब्रैग्स इक्वेशन का। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम नाम देते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। अब आपको याद आ रहा होगा डिफ्रैक्शन है, सो पार्ट डिफरेंस शुड बी m lambda, so part difference should be m lambda which is equal to 2d sin theta। ये इक्वेशन कहलाती है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन में और आम इंटरफेरेंस इक्वेशन में क्या फर्क है, 2 का। नॉर्मली सिर्फ पार्ट डिफरेंस d sin थीटा होता है, यहाँ पर 2d sin थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्रिस्टल में दो डिफ्रैक्शंस हैं। इनफैक्ट जो पार्ट डिफरेंस है वो आपको दो दफा नजर आना है, एक दफा जब वो अंदर आएगी और एक दफा जब वो बाहर निकलेगी। ठीक, ये सारी डिफ्रैक्शन की वो जो थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो ब्रैग्स इक्वेशन है ना, ये इस्तेमाल की जाती है सॉल्ट क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए। शायद केमिस्ट्री में कभी जिक्र हुआ हो, वो लोए पैटर्न्स कहलाते थे कि आप सॉल्ट क्रिस्टल रखेंगे, उसके ऊपर एक्सरेज बम्बार्ड करेंगे, पीछे कोई फिल्म होगी, वहां पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएंगे, जिससे आप आयंस की प्लेसमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। और ना सिर्फ ये, मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके अगर डी निकाल लूं, तो डी का मतलब है ग्रेटिंग एलिमेंट, और ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब है बॉन्ड लेंथ। मुझे पता चल जाएगा कि दो आयंस के दरमियान कितनी सेपरेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन की जितनी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए वो सारी मैंने आपको जो है वो बता दी। पूरा लेक्चर आपके सामने है। अगर इससे मुताल्लिक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। अदरवाइज हमारे पास 4-5 मिनट होंगे तो मैं कोई एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। चल, अगर अगर किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन या कोई, जी वॉसी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर फ्रेंसेल और फरोफर एक दफा दोबारा समझा दें, मुझे समझ नहीं आई। देखिए, फ्रेस्नेल में मैंने कहा है कि फ्रेस्नेल में सोर्स और ऑब्स्टिकल फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होंगे, रेज डाइवर्जिंग बनेंगे। जी और फ्रॉनहोफर में सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट होंगे। जब वो इनफाइनाइट होंगे, वेव फ्रंट पैरेलल होंगे, तो रेज एक वेव फ्रंट प्लेन होंगे, तो रेज एक दूसरे के जो है वो पैरेलल बन जाएंगे। उन्हें कन्वर्ट करवाने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप लेबोरेटरी के अंदर फ्रॉनहोफर करेंगे तो आपको रेज को पैरेलल बनाना भी पड़ेगा पहले, तो उसके लिए वो कॉलीमेटर इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो रेस को पैरेलल बनाते हैं। बुनियादी तौर पर आपको क्या याद रखना है, फ्रेस्नेल में सोर्स और ऑब्स्टिकल फाइनाइट डिस्टेंस में, फ्रॉनहोफर में सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस में। जी, अगर किसी और के जहन में जो है वो कोई क्वेश्चन है तो अब आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी अरीबा। सर ये जो आपने शुरू में ये दो मतलब इक्वेशंस लिखवाई है, एक में आपने कहा था एक सिर्फ डिफ्रैक्टिंग के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए यूज होगी, और जो दूसरी वाली होगी वो सिंगल स्लिट में, ऐसे ही आपने कुछ कहा था, वो मुझे क्लियरली समझ नहीं आया। अच्छा, मैं इस बात को जो है वो समझा देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि जो m लैम्डा इक्वल d sin थीटा है ना, ये डिफ्रैक्शन की इक्वेशन है। डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्शन जो मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक डिफ्रैक्शन जो आपकी किताब में मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, इक्वेशन तो यही रहेगी, लेकिन m इक्वल 1 पे ब्राइट नहीं डार्क होगा, m इक्वल 2 पे ब्राइट नहीं डार्क होगा। बल्कि मैं काम आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है ना तो एक काम करें, सिर्फ यहाँ स्क्रीन पर देखते रहें, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 मिनट है। मैं न्यूमेरिकल जो है वो कोई स्टार्ट नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने, चले इसको देखें। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो देखिए, इसमें जो पहली वाली फिगर है ना, ये कहलाती है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।
अच्छा, अब सिंगल स्लिट में आप देखें तो मैंने 2 पर्पल रेज बनाई हुई आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, और उनके बीच में एक मैंने पिंक रे बनाई हुई है। जुमला कह देता हूँ क्योंकि अब एप्टीट्यूड में कोई आपसे प्रूफ पूछेगा नहीं, वरना बात जो है वो इतनी सिंपल है नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं 2-2.5 घंटे भी लगा दूं और मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व कर दूं तब भी जो है वो कंफ्यूजन रह जाएगी। इतना सुन लें जिससे आपको रिजल्ट समझ में आ जाए। देखिए सिंगल स्लिट में होता क्या है, ये स्लिट है ना, एक रे यहां से गई, एक रे यहां से गई, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। लेकिन वो रे जो बिल्कुल बीच से जा रही होती है, जो मैंने पिंग बनाई हुई है, उसका पार्ट डिफरेंस है ना λ/2 बनता है। तो नतीजा ये क्या निकलता है कि सारी रेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। वो तमाम रेस जो पिंक और ऊपर वाले पर्पल के दरमियान है, वो पिंक और नीचे वाले पर्पल के दरमियान जितनी करस्पॉन्डिंग रेस होंगी ना, वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। नतीजा निकलेगा कि m = 1 पे आपको डार्क नजर आएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो m = 0 पे ब्राइट है, लेकिन अगर आप m = 1 to ऊपर देखिए, m = 1 to नीचे देखें, तो आपको जो है वो मिनिमम नजर आ रहा होगा। मैं ये बात समझा रहा था। अगर आप मल्टी स्लिट की बात करते हैं तो आप इस पैटर्न को देखें, आपको सेंटर पे भी ब्राइट नजर आ रहा है जहां पे m = 0 होता है, m = 1 पे भी ब्राइट है, m = 2 पे भी ब्राइट है, m = 3 पे भी ब्राइट है। तो मैं ये फर्क समझाना चाह रहा था। सिंगल स्लिट में और डबल मल्टी स्लिट में m = 0 पे हमेशा ब्राइट होता है, लेकिन सिंगल स्लिट में m = 1 पे ब्राइट नहीं डार्क होगा, m = 2 पे ब्राइट नहीं डार्क होगा, क्योंकि सिंगल स्लिट का कोई न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये बात आप भूल भी गए तो शायद आपको बहुत ज्यादा ये नुकसान ना पहुंचाए। आप तो सीधा सा रूल याद रखें, डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक इक्वेशन है, m λ = d sin थीटा, और वो m लैम्डा में m = 1 2 हमेशा ब्राइट को रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि किताब में जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे मल्टी स्लिट के हैं। अगर कभी किसी की बहुत हार्ड लक हुई और सिंगल स्लिट आ गया, तो फिर m = 1 और 2 से मुराद ब्राइट नहीं होगी, डार्क होगी। न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट ब्राइट नहीं कहलाएगा, वो फर्स्ट डार्क कहलाएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, अहिबा कुछ बात क्लियर हो रही है? जी जी हो गई। चले, अगर बात जो है वो क्लियर हो रही है, ये मैं अटैच कर भी दूंगा। एक आखिरी बात, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, समझ में आ गई? अच्छी बात है, वरना भूल जाइए। मैं इंटरफेरेंस में बार बार एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि इंटरफेरेंस में जितने बैंड्स बनेंगे उनकी थिकनेस भी एक जैसी होगी, उनकी ब्राइटनेस भी एक जैसी होगी। हाँ, मैंने गूगल क्लासरूम पे शायद इंटरफेरेंस की कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, तो शायद आपको लगेगा मेरा जुमला गलत है। मैं कहता हूँ सारे ब्राइट आइडेंटिकल होंगे। क्या मतलब? अगर ये ब्राइट है तो ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, सबकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? एक जैसी। लेकिन जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि थिकनेस चेंज हो रही है। क्यों? सिर्फ इंटरफेरेंस अकेले नहीं होती, उसके साथ डिफ्रैक्शन भी हो रही होती है। लिहाजा अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बेसिकली शो कर रही है डिफ्रैक्शन को, और आप इस रेड लाइन के अंदर अगर आप देखें ना, तो वो मैंने एक ऑरेंज ग्राफ बनाया हुआ है। ये ऑरेंज ग्राफ जो है वो इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। सबकी थिकनेस देखें, ऑरेंज की सेम है। सिर्फ होता ही है कि जब आप रियल लाइफ में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन साथ नजर आती है, लिहाजा इंटरफेरेंस पैटर्न एक जैसे नजर नहीं आते। थ्योरेटिकली इंटरफेरेंस पैटर्न को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे ये वाले पैटर्न है, ठीक है, लेकिन हमें जो पैटर्न नजर आता है वो ये नजर आता है। बाहर वाला जो रेड है वो एनवलप है डिफ्रैक्शन का, और उसके अंदर आपको इंटरफेरेंस नजर आएगी। बात थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था, मैंने खासतौर पर उन्हें बात बता दी थी। याद है जाए, अच्छी बात है। अगर आप भूल गए, मेरा नहीं ख्याल कि एप्टीट्यूड में कोई आपसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी पूछेगा। अगर किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। चले, अगर किसी के जहन में कंफ्यूजन नहीं तो इंशाल्लाह आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे।